हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज आपके लिए लेके आए हैं आपकी तैयारी को एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर जो आपकी तैयारी चल रही है उसको परखने का एक मौका, जिसको अपन कंटिन्यू हम आपके साथ अब बने रहेंगे। कुछ छोटे सवालों के जो अबस अद विकल्पात्मक जो सवाल होते हैं उसके साथ हम आपका करेंगे चर्चा। ठीक है, तो मैं आपका साइंस टीचर मनीष मालवीय आज आपको 10 छोटे वाले जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं अपन, और कंटिन्यू अब अपन बने रहेंगे, आपकी तैयारी को परखते रहेंगे। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से आकर इसमें कनेक्ट हुए ये लाइव क्लास में, और अपना जो कितनी तैयारी की है आपने उसको परखिए। देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, कोरोना कम हो रहा है, तो कभी भी आपको एग्ज़ाम हो सकते हैं, और ये एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इस बार। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12-15 दिनों का टाइम दिया जाएगा। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू बने रहिए और तैयारी अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो परखते हैं अपने पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, मदिरा का मुख्य घटक क्या है? मदिरा का मुख्य घटक क्या है, ये अपन को बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे लिए। पहला है C2H5OH, दूसरा है CH3OH, तीसरा है CH3COOH, और चौथा है C6H12O6। ठीक है, तो बताइए स्टूडेंट, जवाब दीजिए अपना फटाफट कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही ऑप्शन है। देखते हैं कितने स्टूडेंट लगातार तैयारी में बने हुए हैं। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा पहला, जो सही आंसर है हमारा वो है C2H5OH, जिसे एथिल अल्कोहल कहते हैं। इसे ब को मेथनॉल कहते हैं, ब को मेथनॉल कहते हैं। ठीक है, और इसे C6H12O6 को ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहते हैं, ग्लूकोज या फ्रक्टोज कहते हैं। तो पहला सवाल हमारा, मदिरा का मुख्य घटक कौन सा है? एथिल अल्कोहल। ठीक है, जिसे एथेनॉल भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस पादप के फल के लेटेक्स में मॉर्फिन पाया जाता है? किस पादप के फल के लेटेक्स में मॉर्फिन पाया जाता है? याद कीजिए स्टूडेंट, सभी बच्चे, इसके जो ऑप्शन है, पहला है अ नीम, ब अफीम, स तंबाकू, और चौथा है भांग। ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिए कि इस किस पादप में लेटेक्स में मॉर्फिन पाया जाता है। अपन ने पढ़ा था पहले लेसन में। ठीक है, हाँ, फटाफट आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब अफीम। ठीक है, अफीम के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अफीम में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिसमें से 5 मुख्य हैं: मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपेफ्रिन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के एल्कलॉइड है, और उन पांचों में से एक पूछा गया है, मॉर्फिन। ठीक है, अब देखिए, मोटापे से अगला सवाल है हमारा, मोटापे से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? देखिए, मोटापे से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो आपका ऑप्शन है हृदय रोग, ब घुटनों का दर्द, स मधुमेह रोग, और द उपरोक्त सभी। तो बताइए फटाफट, मोटापे से किस रोग की संभावना बढ़ जाती है? देखिए, मोटापे से हृदय रोग भी बढ़ता है, घुटनों का दर्द भी होता है, क्योंकि अगर मोटापा ऊपर ज़्यादा होगा, शरीर का ऊपरी भाग का भार ज़्यादा होगा, तो उससे पैरों पर तो भार बढ़ेगा ही, दबाव बढ़ेगा ही, जिससे घुटनों पर दबाव आएगा और घुटने दर्द करेंगे। मधुमेह रोग भी होता है। तो इसका आंसर है स हमारा
उपरोक्त सभी। अगला है सवाल हमारा कि सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। सामान्यतः किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं। आंसर दीजिए हमारा अगला जो चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन है 4 3 2 1। 4 3 2 1। ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिए क्या हो सकता है इसका। तो इसका आंसर है 4 नहीं, 3 नहीं, 2। इसका आंसर क्या है? 2। अब हम देखते हैं दो प्रकार के जीन हम लेते हैं। एक किसी की संरचना दर्शाने के लिए हम दो प्रकार के जीन लेते हैं। हमने पढ़ा था शुद्ध लंबा कैपिटल टी, शुद्ध बोना स्मॉल टी। ठीक है, और अशुद्ध के बारे में एक कैपिटल और एक स्मॉल टी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए, तो हमने प्रत्येक पौधे को दर्शाने के लिए कितने जीन लिए हैं काम में? 2 जीन लिए। तो किसी जीन के कितने युग्म विकल्पी होते हैं? 2 होते हैं। अगला है सवाल हमारा, बहुत ही आसान सवाल है और पिछले साल ये पूछा भी गया था। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है बताइए स्टूडेंट फटाफट। ए बी ओ और बी। ए बी और बी। सर्वदाता रक्त समूह है हमारा ओ। सर्वदाता रक्त समूह हमारा कौन सा है? ओ। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? जबकि ए बी वर्ग को सर्वग्राही रक्त वर्ग कहते हैं। ये किसी से भी खून ले सकता है, जबकि ओ जो होता है वो किसी से को भी खून दे सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है स्टूडेंट? बताइए फटाफट। तो भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं मैं, फटाफट। भारत में अंगदान दिवस हमारी स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पहले 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो छठा सवाल, भारत में अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, हमारे बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या क्या है? यह हमें बताना है। बाएं फेफड़े में पाए जाने वाले खंडों की संख्या हमें बतानी है। बाएं फेफड़े में कितने खंड पाए जाते हैं? हम जानते हैं हमारे मनुष्य शरीर में 2 फेफड़े पाए जाते हैं, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। तो बायां जो फेफड़ा है, लेफ्ट साइड वाला जो फेफड़ा है, उसके बारे में पूछा गया है कि उसमें कितने खंड पाए जाते हैं। ऑप्शन है पहला 3, दूसरा 4, चौथा 2, तीसरा 2 और चौथा 11 खंड। देखिए, बताइए फटाफट स्टूडेंट। मैं बता रहा हूं, इसका आंसर है स। हमारे बाएं फेफड़े में टोटल 2 खंड पाए जाते हैं। 2 खंड पाए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए 8वां सवाल है, धावन सोडा होता है। हमें इस सवाल में धावन सोडा का सूत्र पूछा गया है। धावन सोडा का सूत्र पूछा गया है। तो बताइए, ऑप्शन है NaHCO3, NaCl, CaSO4 हाफ H2O और द है Na2CO3 10H2O। इन चारों में से कौन सा सूत्र, रासायनिक सूत्र धावन सोडा का है, अर्थात धोने का सोडे का है? 8वां है हमारे सवाल का उत्तर। फटाफट स्टूडेंट उत्तर दीजिए। 8वें सवाल का उत्तर है हमारा द, जिसे Na2CO3 10H2O कहते हैं। Na2CO3 10H2O कहते हैं।
है। ये धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो NaSCO3 है वो हमारे खाने के सोडे का सूत्र है, जबकि जो NaCl है वो हमारे किसका सूत्र है, वो NaCl हमारे नमक का सूत्र है। ठीक है, अगला सवाल है 9वां सवाल। एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। हमने अभिक्रियाओं वाला पाठ पढ़ा था 6, जिसमें विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी थी। तो जब अपन ने शुरुआती पहले ही अभिक्रिया है हमारे ये लेसन की कि एक पदार्थ जो दो सरल छोटे अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया कौन सी होगी बताइए फटाफट स्टूडेंट। आपकी ऑप्शन है, पहला अपघटनीय अभिक्रिया, दूसरा विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा ऑक्सीकरण और चौथा संयुग्मन अभिक्रिया। बताइए फटाफट। तो देखिए फटाफट आपके आंसर का इंतजार है। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं। देखिए इस सवाल का आंसर है हमारा ऑप्शन अ। ऑप्शन अ है हमारा इसका आंसर, जिसका अभिक्रिया का नाम है अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया में क्या होता है, एक जटिल पदार्थ दो सरल छोटे अणुओं में सरल पदार्थों में टूटता है। विस्थापन अभिक्रिया में एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या करता है, कम क्रियाशील तत्व को हटाकर वहां खुद जुड़ जाता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, पदार्थ अभिक्रिया में एक पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकलती हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जबकि संयुग्मन अभिक्रिया में दो सरल पदार्थ जुड़कर क्या बनाते हैं, एक जटिल पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन 10वां। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए क्या होगी, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी बताइए। पहला है ऑप्शन 0, ब है 1, स है अनंत और द है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर जांच कीजिए। मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप अपने आंसर की जांच कीजिए कि क्या आपका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए इसका आंसर है अनंत। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती। हमारे घर में जो लगा हुआ कांच होता है समतल दर्पण ही होता है, उसकी फोकस दूरी अनंत होती है। हम उससे कितनी ही दूरी पर अपन खड़े हो जाएं, हमारा वहाँ पर उसमें प्रतिबिंब एकदम साफ दिखाई देगा। साफ कब दिखाई देगा, जब सामने लगा हुआ दर्पण हमारे उसके सामने खड़े हुए बिंब या रखे गए बिंब पर पूरा फोकस करता, ठीक है, उस पर पूरा केंद्रित हो, तब उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन जिनकी हमने प्रैक्टिस की और आपने अपनी तैयारी को जांचा कि आपकी तैयारी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसी है। स्टूडेंट, आपके एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, तो लगातार बने रहिए। हम अब लगातार आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए डेली के 10 छोटे क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है, और भी कई प्रकार की सोचेंगे आपके लिए। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी की जांच करते रहिए। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, जब अपनी तैयारी लगातार जारी रखेंगे, ठीक है, और आपकी अपनी तैयारी जांच लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।